आज हम आपकी खास मुलाकात जिनसे करवा रहे हैं वो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत में एक लिविंग लेजेंड माने जाते हैं। इनके बारे में मशहूर है कि जहाँ से गुज़रते हैं एक रिश्ता बना लेते हैं। एंड हेयर वी गो टू मीट द टावरिंग पर्सनैलिटी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। सर, ज़िंदगी के सफ़र से गुज़रे अगर तो बचपन की पहली याद क्या रजिस्टर्ड है माइंड में? बचपन की कई यादें हैं। कौन सी याद आप चाहती हैं? स्कूल की, कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की, कौन सी याद है? स्कूलिंग कैसे शुरू हुई सर? मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मैं पढ़ना नहीं चाहता था। मैं बड़ी मुश्किल से, मेरी माँ मुझे नौकर से मार मार के स्कूल पहुंचाती थी। प्राइमरी स्कूल था गवर्नमेंट का हमारे सोगरा में। मैं बाप तो जेल में अक्सर गुजरता था, इसलिए माँ ही बाप थी और माँ भी थी। तो उन्हीं की मेहरबानी से मैंने पढ़ा। तो स्कूल में मैं नटखट था और हमारे दो ही टीचर होते थे। एक पंडित जी जो थे वो हेडमास्टर थे और दूसरे कुलीग थे उनके। प्राइमरी स्कूल था बिल्कुल। उन दिनों में वो स्कूल जो था 5वीं जमात तक था गवर्नमेंट का। हमारे घर के करीब था। उन दिनों चुंगी होती थी। चुंगी निशान था शहर का। चुंगी के बाहर सारा जो था वो गांव में काउंट किया जाता था। तो हम बिल्कुल बॉर्डर पे थे। वहाँ छुट्टी भी होती थी तो जब वो डाक गाड़ी आया करती थी 4 बजे कंगन से वापस, तो छुट्टी हो जाती। छुट्टी से पहले हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ता था। तो पहाड़ा पढ़ के हम लोग घर चले जाते थे। और हम लोग क्या करते थे कि वहाँ बहुत बड़े बड़े अमीरों के बाग थे 2। तो उनमें हम लोग चेरी चोरी करने जाते थे उनके। तो उनका जो माली होता था वो हमारे पीछे भागता था। तो एकदम हम दरख्त के ऊपर खड़े बैठे हैं, चेरी खा रहे हैं, नीचे से आया, क्या वो मारेगा? तो हमारा नौकर जो था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, चिल्लाया हमने दरख्त से, भाई बचाओ बचाओ। फिर उसने हमें बचाया वहाँ से। वो दिन बहुत अच्छे थे। गरीबी ज़रूर थी लोगों में, मगर अमन था, मोहब्बत थी, लगाव था एक दूसरे से। यानी आप यकीन नहीं करेंगे कि 16 आने होते थे रुपए के जी। तो माँ अगर हमें 1 आना देती थी तो हम 1 आने में 4 पैसे होते थे जी। तो 1 पैसे के हम वो पतंग लेते थे और उसका धागा। ये देखिए कितना सस्ता था। 1 पैसे में हम लोग वो हमारे यहाँ चचोरो होता है रोटी, इतनी बड़ी होती थी। आज तो बिल्कुल सुखड़ गई है। वो 1 पैसे की होती थी। तो 2 पैसे हमारे बच जाते थे। तो उससे हम जो जो थोड़ा सा वो सेवरी होती थी उसको खरीदते थे, वो खाते थे। मतलब 1 आना में इतना अमीरी थी, इतना उसमें अमीरी महसूस होती थी। तो गरीबी पीछे लोगों में बहुत। बिजली थी नहीं, सिर्फ एक वो मोहरा का पावर स्टेशन था। घरों में तो हम लोग लालटीन और पेट्रोमैक्स जलाते थे। आज तो लोगों को पता भी नहीं होगा लालटीन क्या चीज़ होती है और पेट्रोमैक्स क्या होता है। वो जलाते थे और लकड़ी के चूल्हे होते थे, उस पर खाना पकाते थे। तो डॉक्टर साहब, पेरेंट्स में किसके करीब थे? जी, बहुत अच्छी बात। उन दिनों में बर्फ़ भी बहुत पड़ती थी। हाँ, बर्फ़। और ये जो है हमारे यहाँ आइसिकल्स लगते थे जी। और बड़े बड़े आइसिकल्स होते थे। और हमें रात को नौकर और हम लोगों को चढ़ना पड़ता था छत पे वो बर्फ़ गिराने के लिए, क्योंकि ये तो छत गिर था, वो बर्फ़ ही गायब हो गई। ये ग्लोबल वार्मिंग ने कर दिया है। और मैं इंजेक्शन से बहुत डरता था। उन दिनों में वो बीमारियाँ होती थी, कॉलरा होता था, टाइफाइड होता था, तो उनके लिए वो इंजेक्शन लेने पड़ते थे। तो मैं ऐसा छुप जाता था, मैं बयान नहीं कर सकता। इतना डर था। और मुझे कभी भी पता नहीं था कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा। वो भी ज़माना था। बट डॉक्टर साहब, पेरेंट्स में किसके करीब ज़्यादा थे आप? देखिए, वालिद तो कभी थे नहीं वहाँ।
वालिद तो जेल में थे, तो माँ ही सब कुछ थी। इसलिए माँ से हमारा लगाव बहुत था, वालिद बहुत कम थे और वालिद से डर लगता था। माँ से हम लोग कह सकते थे माँ मुझे आज पैसा दो, एक आना दो, दो आने दो, आपसे तो सवाल ही नहीं। बहुत सख्त, वो डिसिप्लिनरी थे बहुत। बहुत ज़बरदस्त। उनने मुझे एक दफ़ा, मैं 9वीं में पढ़ता था क्या, तो हम लोग शौकीन थे कि ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े हो गए, तो सिगरेट में लगाया है मैंने, तो ऐसे सिगरेट रखा है, तो उससे मेरे वालिद आए तो उनने देखा सिगरेट। उन दिनों में वहाँ पे अनार के बहुत से बूटे होते थे, तो उसकी वो उसे तोड़ी और ऐसा मारा मुझे। वो दिन और ये दिन मैंने कभी सिगरेट को नहीं छुआ, कभी नहीं। बड़े डिसिप्लिन थे और डर लगता था। अगर हम दिन को माँ से भी कभी कभी ज़्यादती कर देते थे तो माँ कहती थी डैडी आएगा शाम को, मैं उसको बताऊंगी। फिर जब 6 बजे थे डैडी के आने का, तो माँ के पाँव पे गिर, अब माँ बोलना नहीं प्लीज। सर स्कूल जाने का शौक नहीं था, लेकिन टिफ़िन ले जाते थे क्या साथ? क्या टिफ़िन जो लंच बॉक्स वगैरह? लंच लंच का सब सवाल नहीं बहुत था, सवाल। टिफिन वहाँ कौन लाता टिफिन, हम लोग घर से थोड़ा सा खा के जाते। तो स्कूल वो में ज़माने और थे, सब्जेक्ट कोई अमन स्कूल? के ज़माने थे, कुछ भी कहिए आप। ज़रूर हमें, हम लोगों की वहाँ पे मोमंती शाही ख़ानदान के खिलाफ, शाही राजे के खिलाफ के लोगों को हक मिलना चाहिए, मगर अमन था, अमन था। भाईचारा था, जो ख़त्म हो गया। वक्त ने ज़रूर लोगों को पैसे दे दिए, अमीर हो गए, मगर वो इंसानियत मर गई। जी। डॉक्टर साहब, कभी जब स्कूल में आप होते थे तो ऐसा महसूस कराया टीचर्स ने कि आप शेख साहब के बेटे हैं? नहीं, क्योंकि उसके बाद हम लोग गए फ़तेह कदल में, क्रिश्चियन कॉलेज था, क्रिश्चियन का, बिस्को का, हाँ, उसमें पढ़ते थे। वहाँ सबकी यूनिफॉर्म एक होती थी, कोई फ़र्क नहीं था, आप अमीर हो, पता ही नहीं लगता था कौन अमीर है कोई गरीब है, क्योंकि सब बराबर थे। 8वीं जमात तक तो वहाँ पढ़ा, उसमें कोई फ़र्क नहीं लगा। फिर जब मैं बिस्को स्कूल में गया, जो श्रीनगर टिंडल बिस्को मेन है, अमीर कदल के पास है, तो वहाँ गया, तो वहाँ तो सवाल नहीं। हमारा प्रिंसिपल था ऑस्ट्रेलियन, फिल एडमंड्स। यह हाल देखिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा था। एक दिन मेरे नाखून, वहाँ रोज़ नाखून चेक किया करते थे जी। बच्चों ने नाखून काटा है या नहीं, तो मैंने नाखून नहीं काटे थे, बस इसी पढ़ा और स्कूल से घर भेजा। घर पहुँचा, अब मुझे डर के मुझे बाप मार डालेगा, स्कूल से कैसे आ गए। मैंने माँ से कहा माँ बस माफ़ करो, मैं निकाल दो। वापस स्कूल चला गया, कहा दिखाया उसको। मैं 10वीं जमात में था, तो मुझे आज भी याद है, हमारे मास्टर बकाया होते थे, अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। मैंने अंग्रेज़ी में गलती की, आगे बैठा हूँ अगली सीट में, गलती की, मास्टर बकाया ने वो थप्पड़ मारा, मेरा नॉर्थ से ईस्ट चला गया चेहरा। अब इसने मार दिया थप्पड़, ये लाल हो गया था। घर में बाग में बाप बैठा था चाय पीने का। जब हम स्कूल से आए, साइकिल से आते थे, साइकिल से जाते थे, गाड़ियों में हम लोगों को नहीं इजाज़त थी। तो वालिद ने कहा कि फारूक आओ मेरे साथ चाय पी लो। अब मैंने कहा यार उसने तो एक ही थप्पड़ मारा था, अल्लाह जाने ये क्या कर देगा। तो मैंने, उन ज़मानों में हम करते थे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यार तो बता। तो साइकिल रखा तो मैं यूँ चलते रहा कि ये मेरा ये चेहरे का हिस्सा न देखे। मैं पहुँचा तो कहने लगा ये चेहरे को क्या कर रहे हो तुम। उसने जब देखा ये लाल हो गया था, कहा ये कैसे हुआ। मैंने कहा पापा मैंने अंग्रेजी में गलती की थी तो मास्टर बकाया थप्पड़ मारा। इनके सेक्रेटरी रैना होते थे जी। उनको बुलाया और कहा लिखिए, फिर एडमंड को ख़त लिखा कि मैं बहुत मुबारक करता हूँ आपको कि आप लोगों ने ये नहीं देखा कि ये प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, बल्कि इसी गलती पे इसको सबक सिखाया। मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ, मेरी तरफ से मास्टर साहब को मुबारक करिएगा। आज अगर जनाब थप्पड़ मार दे क्या बच्चे को कुछ भी कह दे, टीचर जेल में होगा, FIR हो जाती है। FIR हो जाएगा उसको। वो ज़माना
टीचर की इज्जत थी। मुझे याद आता है एक दफ़ा मिस मेलनसन होती थी जो मेलनसन स्कूल को चलाती थी वहाँ। बड़ी फेमस पर्सनालिटी। हमें ये कहा जाता था कि जब टीचर दिखे सलाम करना। यकीन करेंगे मैं मोटर में बैठा हुआ, मेरा कदल ऐसे होता था, पहला जो मेरा कदल था उस ज़माने में। तो वहाँ से मिस मेलनसन साइकिल पे आ रही थी, मैंने गाड़ी रुकाया, गाड़ी से उतरा, पहले उसको सलाम किया। अल्लाह की कसम, ये मुझे स्कूल ने सिखाया। यानी माँ बाप ने मुझे पैदा किया, मगर अगर जो फारूक आज है वो उस ट्रेनिंग का जो उन टीचर्स ने हमें दिया, जिन्हें हमें बनाया। सर, आपको लिविंग लेजेंड माना जाता है ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि हिंदुस्तान में, इसका श्रेय किसको है? देखिए, पैदावार तो माँ बाप की है, उनके तरीके से मुझे बताना, पहले धर्म को सिखाना, फिर मेरे बाप ने जो मुझे सिखाया, अगर के मार के ही सिखाया। एक दफ़ा मैं आपको सुनाऊं, 30 रुपए का मुलाजिम था, तो मैं पौड़ियों से उतर रहा था, और पौड़ियों से उतर के उसको मैंने गलती से मैंने कहा उल्लू का पट्टा, और ऐसा किया उसकी टोपी गिर गई। मेरे वालिद ने ऊपर से देखा, आप यकीन करेंगे उसने पर्दे का डंडा, पहले माँ का कमरा बंद किया, पर्दे का डंडा उतारा, इतना मारा मुझे, जितना यहाँ से आप उतर के दरवाजे तक जाते हैं वहाँ तक मुझे मारते मारते ले गया। मुझे खून आ रहा था नाक से, हर तरफ से, और इस तरह से रेंगते हुए उसके पाँव पे ले गया। 30 रुपए का मुलाजिम, कहा ये टोपी इसके सर पे रखो। ये नौकर ज़रूर है मगर अपनी इज्जत बेचने नहीं आया है। मैंने कभी तब से आज तक नौकर को ये नहीं समझा कि नौकर है, ये भी इंसान है। ये ट्रेनिंग मुझे माँ बाप ने दी। उसके बाद जो स्कूल में मैंने सीखा, बरादरी, हमदर्दी, दोस्ती, वो स्कूल की मेहरबानी और टीचर्स की मेहरबानी। जो हमारे सारे टीचर हिंदू थे, मगर वो हमें अपना बच्चा समझते थे, कभी फ़र्क नहीं समझते थे ये मुसलमान नहीं, हम आपके वालिद हैं यहाँ पे। आज कहाँ रहा? आज जब आज़ादी आई तो हम लोग उनको टीचर बनाया जो कभी टीचर के काबिल भी नहीं थे जी। और लोग कहते थे क्या तुम टीचर भी नहीं बन सके? यानी यहाँ तक हमने टीचर का वो जो मुकाम था इतना गिरा दिया। ये हमारी मेहरबानियाँ है। सर, मेडिकल प्रोफेशन में बाय चॉइस आए या चांस था? नहीं, मेरे वालिद बनना चाहते थे डॉक्टर। उस वक्त महाराज साहब सेलेक्ट करते थे, उनने मेरे वालिद को सेलेक्ट नहीं किया। तब ये गए अलीगढ़ और इन्हें MSc केमिस्ट्री में किया और फिर टीचर बने जी। ये चाहते थे कि हम चारों पांचों भाई बहन जो हैं वो डॉक्टर बने, कि आप लोगों की सेवा कर सकते हो जी, और इससे बेहतर कोई सेवा नहीं वो चाहते थे। उसमें मैं और मेरा भाई डॉक्टर बन गए। तारिक तो लॉयर बनना चाहता था, नज़ीर तो इंजीनियर बन गया, फिर इंजीनियर नहीं की उसने, उसको जगह नहीं मिली तो अलीगढ़ गया, फिर लॉ किया। मेरी बहनों ने तो, बड़ी ने तो ज़्यादा पढ़ा नहीं, उसकी तो शादी हो गई थी, छोटी फिर अंग्रेज़ी में बन गई और फिर इनमें प्रोफेसर बन गई कॉलेज में। ये भाई बहन में से सबसे ज़्यादा किससे बनती थी आपकी? किससे बनती किससे थी सिबलिंग्स में? देखिए, तारिक से तो बनती ही नहीं थी। वो तो अल्लाह ही निजात दे। वो तो हर वक्त मैं डरता था डाइनिंग रूम में बैठने को, क्योंकि वो हर कोई ऐसी बात कर देता है जो मेरे वालिद को बुरा लगे। तो मैं किचन में खाना खाता था, वहाँ टेबल पे तारीख कोई कह देगा मारा जाऊँगा। बाकी नज़ीर से मेरी बहुत अच्छी बनती थी, मेरी सुरैया से, खालदा से, मुस्तफ़ा से सबसे अच्छी बनती थी। तारीख ज़रा सख्त था। तो डॉक्टर साहब, जयपुर की यादें, मेरी मासी भी वहाँ पढ़ा करती थी MBBS। वो कहते थे कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को और ख़ासकर लड़कियों को एक प्रोटेक्शन पूरी दिया करते थे। देखिए, मैं आपसे बताऊँ, जम्मू कश्मीर की लड़कियाँ तो हमें घास भी नहीं डालती। ईमानदार से कहता, जो आपकी वो है ना मासी, हाँ मासी, उसका नाम नहीं लूँगा, मगर वो बिल्कुल नहीं, वो समझते थे कि ये, और हम लोग ज़रा समझते थे कि भाई हम कश्मीर से आए हैं, लंबे गोरे हैं, ये है वो है, ये लड़कियां हम पे मरने लगेंगी। सवाल ही मोए हम ही मर गए, वो नहीं हुआ, समझे? तो खुदा का करना।
फिर मैं वहाँ पे जब था तो एक लड़की से मुझे प्यार हो गया, और उससे भी प्यार हो गया, तो हम समझे कि हम शादी करेंगे। मगर मैं शेख अब्दुल्ला का बेटा था और मुसलमान था, वो पंडित थी। तो हमने कहा यार ये कैसे, अब मैंने जब घर में ये बात छेड़ी, उन्हें कैसे हो सकता है ये, नहीं तो वो रह गया। और आखिरी दिन तक मुझे उसका प्यार मिलता रहा, उसकी दुआएं मिलती रही। अब याद आती है? और जब वो मरने लगी थी कैंसर से, मैं वहाँ गया था, बस मुझे अफसोस हुआ कि अभी इसकी ज़िंदगी इतनी है मगर जा रही, भगवान के सामने कौन कह सकता है। डॉक्टर साहब, शेख साहब चाहते थे आप मेडिकल प्रोफेशन परस्यू करें, आप और वो चाहते ही नहीं थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। जब मैंने 80 में उनसे कहा कि मैं पार्लियामेंट जाना चाहता हूँ, क्योंकि हर वक्त दिल्ली में और कश्मीर में एक मुसीबत ये होती थी, वहाँ कानाफूसी बहुत किया करते थे। पहुँच जाए, जो झूठ भी हो ना वो भी वहाँ सच बनाने की कोशिश करते थे। तो मैंने वालिद से कहा, मैंने कहा पापा अगर इसका कोई रास्ता निकालना है, मैं वहाँ हूँगा, अगर कोई ऐसी चीज़ आएगी मिसेस गांधी के सामने तो मैं क्लियर कर सकता हूँ, मैं मिसेस गांधी से बात कर सकता हूँ, इसको ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। मेरे बाप मांगे नहीं, तुम तो डॉक्टर हो। फिर मेरे वालिद ने कहा फारूक मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हें अपना प्यार दे सका? नहीं पापा नहीं दे सका, आप जेल में होते थे। कहा बेटा इस दरिया में अगर तुम छलांग मारोगे, फिर इस दरिया के साथ या तो तुम बह जाओगे, या अगर तुम में हिम्मत होगी तब तुम इस दरिया से लड़ सकोगे। वो बात बताता है कि तुम लड़ सकोगे या नहीं लड़ सकोगे, मगर इसमें जिस तरह मैं तुम लोगों को प्यार नहीं दे सका, वही हाल तुम्हारा होगा, तुम्हारे बच्चों का होगा। मत जाओ इसमें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिससे तुम मोड़ना भी, निकलना भी चाहो इस दरिया से, नहीं निकल सको। जी। मैंने कहा नहीं पापा, मुझे यह है कि मैं चाहता हूँ कि दिल्ली और हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें। तब बड़ी मुश्किल से उनने माना, वो तो मानते ही नहीं थे। कहते नहीं तुम डॉक्टर हो, तुम डॉक्टरी का इलाज करो। जब शेख साहब बेड पे थे डॉक्टर साहब, तब आप क्या मन में क्या महसूस होता था उस वक़्त, कैसे? देखिए, और मैं खास करके कभी नहीं समझता था कि मेरे वालिद इतनी जल्दी चली जाएंगे। ठीक था, बीमार थे, कभी कभी बीमार हो जाते थे, और ख़ासकर इनको तकलीफ़ें जेलों में हुई हैं, वही इनसे सबसे बड़ी मुसीबत ये थी। बूढ़े कनाल में ये बहुत बीमार हुए, वहीं से ये बीमारी शुरू। तो कभी लगता था मुझे लगता था अभी बहुत वक्त है, ये रहेंगे अभी, मगर अल्लाह को जो मंजूर था उसको कोई बदला नहीं सकता था। 8 सितंबर 1982 कैसा दिन था, क्या दिन कैसे गुजरा? 8 को जब वो गुजर गए, मैं खुद एक दरगाह पे उनके लिए दुआ करने गया था लोगों के साथ। वहाँ मुझे खबर आई कि वालिद की तबीयत ख़राब है। जब तक वो घर पहुँचा वो गुजर गए थे। क्या फिर अल्लाह ने हिम्मत दी कि मालिक वो है, वो हिम्मत करो। मुझे वो याद दिन आता है जब संजय गांधी मर गए, तो मैं दौड़ गया दिल्ली। मिसेस गांधी का सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी से तो संजय से था। मैं समझ ली यही मुझे वापस, लाठी भी खाई इसने, मार भी खाई, और मुझे हुकूमत वापस दी। सख्त रो रहे थे। मैं पहुंचा तो मैंने कहा देखिए जान और वो तो उसके पास है, हिम्मत कर। कहने के शेख साहब नहीं आएंगे। मैंने कहा शेख साहब आएंगे, आखिरी जहाज़ था उन दिनों, इतने जहाज़ नहीं थे जितने आज हैं जी। तो कल ज़रूर आएंगे, नहीं उनको आना चाहिए। संजय ने बहुत तंग किया शेख साहब ने, और संजय की रूह जो है वो कभी मुश्किल से नहीं निकलेगी अगर शेख साहब उसको माफ़ नहीं करेंगे। मैंने कहा वो ज़रूर आएंगे। मेरे वालिद आए तो मेरे वालिद ने उसको सुना दिया कि तू तो उसी की माँ नहीं है, तू सारे हिंदुस्तान की माँ है जी। अगर रोना है कमरे में रो चुपचाप,
मगर बाहर ये दिखा कि तू टाइग्रेस है, तू नेहरू की बेटी है, तुझे वतन चलाना है, और वतन चलाना आसान नहीं है। अगर तू एक बच्चे को, सारे बच्चे जितने करोड़ों हैं हिंदुस्तान के, वो सारे बच्चे तेरे हैं, वो तेरे पे एक करे। तब उसमें हिम्मत आई। तो मैं यादें हैं उसकी। सर अब थोड़ा सा अगर हल्की फुल्की बात करें, आप म्यूज़िक के बड़े शौकीन हैं, म्यूज़िक के, बाइकिंग के, ड्राइविंग के। बहुत शौकीन था म्यूजिक का। एक दिन वालिद ने मुझे पकड़ लिया, कहना कवैया बनना है। अफसोस मुझे कहना चाहिए था, बाप के सामने कौन इतनी बात कर सकता, मजाल ही नहीं है कि थप्पड़ मार देता उधर को गिर जाता। मुझे कहना चाहिए था, पापा हाँ मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ, म्यूजिक बनना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कवैया बनना है, पढ़ो, तुम्हें डॉक्टर बनना है। पहली दफ़ा मैंने सुना मुझे वो डॉक्टरी की तरफ देखना है। उस वक़्त का कौन सा फेवरेट गाना होता था बचपन का? बहुत से। मैं फिल्मों का बहुत शौकीन था, बहुत शौक, और ख़ासकर जो धर्म की उसने फिल्में बना करती थी जी। भगत प्रहलाद और ये और वो, उसमें वो जीवन आता था, नारायण नारायण पलट तेरा ध्यान किधर है। मुझे आज तक वो डायलॉग याद है। मुझे बहुत शौक था, क्योंकि सडनली भगवान अपेयर करता था, सडनली भगवान गायब हो जाता था। फैसिनेटिंग। हाँ, ये था। तो हम लोगों को बहुत शौक था। और उस वक्त की बहुत सी फिल्में थी, और दिनों हीरो ही कौन थे, तीन ही थे। उन तीनों में फेवरेट कौन सा? दिलीप कुमार थे, देवानंद थे, राज कपूर थे। ये तीन सबसे बेस्ट थे। बुजुर्गों में से तो पृथ्वीराज, राज कपूर के वालिद थे, पृथ्वीराज कपूर। और फिर वो क्या नाम है उसका, जो पारसी था, वो भी बहुत बड़ा एक्टर होता था, क्योंकि ये सारे थिएटर से अटैच थे, और वो उनको दूसरी दफ़ा शॉट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जी। वो एक ही दफ़ा कह देते थे और बस वही पूरा हो जाता था। आज तो जनाब शॉट 20 दफ़ा उठाना पड़ता है, तब से ही हो जाता है। वो एक्टर थे। तो वो जब आप प्राइम चीफ मिनिस्टर थे, तब शूटिंग्स वगैरह हुआ करती थी जब कश्मीर में, तो एक्टर्स आपको मिलने के लिए बेचैन हुआ करते थे? पता नहीं, मेरे ख्याल से वो समझते थे मत फारूक अब्दुल्ला भी एक्टर बन जाए। मैं बन ही जाता एक्टर, मगर मुझे किस्मत ही नहीं मिली एक्टर बनने की। इस मुसीबत से दूर होता मैं आज। तो आगे का देखें सर, तो इबादत का टाइम कितना निकाल पाते हैं? देखिए, हम मुसलमानों को तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, और हम लोग वक्ती नमाज पढ़ें तो उससे 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो वक्त की इज़्ज़त रहती है, और दूसरा उसका डर रहता है, कोई ऐसा काम नहीं करना जो मेरे पास तुम ठहर नहीं सकते। एक तो वो उससे मिल जाता है। दूसरा, फिर कुरान से मुझे वो हिदायतें मिली कि ये समझना कि हम ही मालिक हैं, मालिक वही है। हम समझते हैं हम देने वाले, हम कोई देने वाले नहीं, वो है। वो आपको इस्तेमाल करता है देने के लिए, देने वाला वो है। उसने मुझे एक रास्ता दिखाया, इंसानियत का रास्ता दिखाया। मैं कभी किसी में फ़र्क नहीं करता, ये हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, शिया हो, सुन्नी हो, मेरा फ़र्क नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ वो हर एक में है। मैं जब बादशाह की दावत पे मक्का गया, तो वहाँ मक्का को हफ्ते 2 दिन साल में धोया जाता है अंदर से। तो उस दिन मुझे बुलाया गया, मैंने इन्हीं हाथों से उसकी दीवारें धोई। जी। इसे खुदा का घर कहा जाता है। और मुझे महसूस हुआ कि खुदा तो मेरे में है, मैं उस खुदा को पहचान ही नहीं सकूं। जी। जिस दिन इंसान ये समझ जाएगा कि खुदा हर एक में है, आप उसको भगवान कहें, आप उसको गुरु कहें, आपको जो मर्जी कहें, मालिक वो है। जिस दिन आप उसको पहचान लेंगे, आप किसी में फ़र्क नहीं करेंगे, आपको कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो है। आप एक है वो शब्द कि जिसमें वो कहता है मैं हूँ बुरा, कोई बुरा नहीं है, कुछ है ऐसा। मुझसा बुरा ना कोई, हमसा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना।
बिल्कुल ये इंसान भूल गया है। आज इंसान को भगवान भूल गया, उनको अब लगता है कि बस पैसा जो है वो भगवान है, और वो पैसे की तरफ दौड़ रहे हैं। वो ईमानदारी से आए या बेईमानी से आए, बस उनको उसका कोई फ़र्क नहीं। वो उसको टोटली भूल गए। बस मेरे ख्याल से एक रिचुअल बन गया है। हमने नमाज पढ़नी है, हमने मंदिर जाना है। मंदिर में भी आप किसको देखेंगे ज़्यादा? औरतों को देखेंगे, मर्द को नहीं देखेंगे। मर्द बाहर से ही सलाम कर लेता है, क्योंकि औरत जुल्म उठाती है, आज तक जुल्म उठा रही है। यानी ये देखिए, पार्लियामेंट में एक बिल आज सदियों से पड़ा हुआ है, विमेंस एम्पावरमेंट बिल। आज इनके पास 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा है। विमेंस एम्पावरमेंट बिल क्यों नहीं पास हो रही? क्योंकि मर्द को डर लग रहा है कि जिस दिन औरत आ गई मेजॉरिटी में, यहाँ हम लोगों को भांडे ढोने पड़ेंगे। कब तक इनका हक दबाते रहोगे? एज चीफ मिनिस्टर भी आपका मशहूर था, जहाँ से गुजरते हो एक रिश्ता बना लेते हो। ये कैसे आप करते रहे? मैं जब चीफ मिनिस्टर बना, पहले तो ये खुदा का करम है, मैं मोटरसाइकिल पर चढ़ता था। मोटरसाइकिल पर चढ़ के मैं जाता था, पूछता था इस दुकानदार से, यार ये टमाटर कितने का है? वहाँ रेट लिस्ट हमारी होती थी। अच्छा, रेट लिस्ट में आप देखिए, गोश्त लिखा था उस ज़माने में 28 रुपये का किलो। आज तो इंसान सोच ही नहीं सकता, आज तो 700-800 रुपये किलो हो गया। तो वो बेचता था जी 32 रुपये में, 34 रुपये में वो बेचता था। तो मैंने उन लोगों से पूछा, जमा हुआ, मैंने कहा यार ये बताओ, रेट लिस्ट यहाँ पे 28 लिखी हुई है, बेचता है 32 में, क्यों? वो बेचारा कहता जी मेरी खपत ही नहीं होती है, 28 रुपये में वो मोचा बेचता हूँ, वो हड्डियाँ पड्डियाँ बेच के इसका पूरा कर देता हूँ, मैं 32 रुपये में इसको गोश्त देता हूँ। मैंने फिर ये किस्सा, जब हम लोग विंटर में यहाँ कैपिटल आता था, अब तो इन्हें वो भी ख़त्म कर दिया। ये नहीं जाना कि उस कैपिटल से हमारी यूनिटी होती थी। ये कोई रिचुअल इसलिए नहीं था, उसमें ये था कि कश्मीरी यहाँ आता था और जम्मू का वहाँ जाता था, एक रिश्ता बना था। महाराजा पागल नहीं था, उस रिश्ते को इन्हें ख़त्म कर दिया, सारा बिठा दिया। ये समझते थे कि बस 200 करोड़ हमारा ज़ाया हो रहा है, 200 करोड़ में कितने हज़ारों करोड़ लोग जुड़ रहे थे, कितना दिल मिलते थे, ख़त्म कर दिया। तो मैं उनसे पूछता था भाई, तो मैंने वहाँ ये किस्सा उठाया, मैंने कहा देखो भाई 32 रुपये बेचता है, तो मुझे डीसी साहब फरमाते हैं जनाब अगर हम इसको 32 रुपये करें, 38 रुपये करेगा। मैंने कहा तब हम इसको डरा मार सकते हैं, अगर ये करेगा कर दीजिए 32 रुपये। फिर फैलाया क्या कि जी माँ के इसको 5 लाख दिए इसलिए किया है, यह हाल था हमारा। मैं इस तरह लोगों में जाता था, डर नहीं था। आज तो ये लोगों में डालने को इजाज़त नहीं देते। आज तो मैं कहीं घर से निकल नहीं सकता जब तक ये नहीं होंगे साहब। सर, लाइफ के हाई पॉइंट्स, लो पॉइंट्स किन को देखेंगे आप? सबसे लोएस्ट पॉइंट था कि जब दिल्ली ने एतबार करना छोड़ दिया, जब मिसेस गांधी ने डिसमिसल किया 84 में और हमारे लोगों को खरीदा, मुझे बेहद अफसोस लगा कि हमने सारी ज़िंदगी वतन के लिए लड़ा है, हमने कभी पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ा, वतन की मजबूती के लिए लड़ा कि हिंदुस्तान मजबूत हो। यहाँ पे हमने कुर्बानियाँ जो किस लिए दी? कहाँ थे ये लोग जो आज चिल्ला रहे हैं? जब हमने 96 में इलेक्शन किया, कहाँ थे? कोई था इनमें से? फारूक अब्दुल्ला अकेला चला अपनी जमात लेकर। वो मेरा बहुत लॉस पॉइंट था जब मैंने देखा कि इतना करने के बाद भी इनमें एतबार नहीं है। यानी यहाँ तक देखिए आप, ये आपको कुछ दे रहा है, सीधा वही से बोल देते तो क्या हो जाता। तो ये बहुत चीज़ मुझे वो बहुत अफसोस लगा। हालत ये देखिए, हमारे पास राज्यसभा की 2 सीटें थी जी। एक सीट ये चाहते थे मेहता साहब के लिए, जो आपको याद होगा वो होम मिनिस्टर थे, स्टेट होम मिनिस्टर, और किश्तवाड़ से थे जी, ओम मेहता जी। और हमारे पास 2 सीटें थी, तो हम चाहते थे, मेरे वाले चाहते थे मीर कासिम को सीट दी जाए। मगर मीर कासिम हैड बिकम अ पर्सना नॉन ग्रेटा, क्योंकि उसने अपोज किया था
संजय गांधी की वो जो नसबंदी का प्रोग्राम था कैबिनेट में, वो मिस्टर गांधी को बहुत बुरा लगा था। तो मैंने वालिद से पूछने के बगैर, मार्गरेट अल्वा जिंदा है, उनसे आप पूछ सकते हैं, मैंने मार्गरेट अल्वा से कहा मैं आपको दोनों सीटें दे देता हूँ। अच्छा। और माता के लिए भी और ये नहीं। मगर इतना ज़बरदस्त मिसेस गांधी को मिसेस मीर कासिम के ख़िलाफ़ थी, उन्होंने कहा दो सीटें कोई सीट नहीं चाहिए। मुझे ये चीज़ें बहुत कि हम एक वतन बनाना चाहते हैं, प्यार का वतन बनाना चाहते हैं, उम्मीदों का वतन बनाना चाहते हैं, मगर यहाँ इनको कांग्रेस के बगैर कोई दिखता ही नहीं था कि कोई और हिंदुस्तानी हो सकता है। ये मुझे बहुत बुरा लगा। लाइफ का हाई पॉइंट क्या है सर? हाई पॉइंट वाज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाजपेयी जी। आरएसएस से होकर भी और बीजेपी के होकर भी जो इंसानियत उनमें थी वो मैंने दिखता नहीं। यानी सीधी बात करते थे, कभी उल्टी बात नहीं करते। यानी पाकिस्तान से भी जो बात करना चाहते थे, ये नहीं था कि वो कश्मीर उनको दे देते, मगर रास्ता निकालना चाहते थे कि ये जो झगड़ा है ये किस तरह ख़त्म कर सके और हम लोग अमन से उनके साथ रह सकें। वो कोशिश की उन्होंने। और फिर मुझे एक दिन कहा उनने, मैं उनसे बाप जी कहता था, कहना फारूक ये वतन सबका है, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान, सब धर्म है। अगर हम एक भी धर्म के साथ विवाद करेंगे तो हम हिंदुस्तान बना नहीं सकेंगे, हम वो भारत बना नहीं सकेंगे जिसके लिए यहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। वो मुझे दिल में आज भी याद है और जब तक जिंदा हूँ और ये दिमाग जिंदा है मुझे कभी भूलेगा नहीं। और मित्रता, प्यार, वो मेरा सबसे हाईएस्ट पॉइंट। चलते चलते क्या बोलना चाहेंगे सर? चलते चलते मैं यही बोलूँगा कि हम लोगों को माया जाल से निकल के इंसानियत के जाल में फंसना चाहिए। अगर हमने इस वतन को बनाना है तो हमने प्यार बांटना है हर एक में, वो गरीब हो अमीर हो, इंसाफ करना है हर एक से। एक से इंसाफ करेंगे और दूसरे से इंसाफ नहीं करेंगे तो हम अपने उस रब से कुछ ले नहीं सकते। इसलिए मित्रता बढ़ाइए, नफ़रतें छोड़ दीजिए। धर्म नफ़रत नहीं सिखाता, धर्म मोहब्बत सिखाता है, प्यार सिखाता है, इज़्ज़त सिखाता है। कोई धर्म ये नहीं कहेगा कि इसको ख़त्म करो, इसको गिराओ, बल्कि हर धर्म ये कहता नहीं, अगर ये गिरा हुआ इसको उठाओ और इसको ऐसे दो कि दाएं हाथ से दोगे तो बाएं हाथ को पता न लगे। मैं वो भारत देखना चाहता हूँ जहाँ मैं ये देखूँ कि हम अलग अलग धर्म के होकर भी एक है। वो कब होगा वो ऊपर वाला ही जानता है, वही मैं चाहता हूँ। सर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। थैंक यू सर। अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू सर।